हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जो है ना वो क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि डिफरेंस ऑफ एलिवेशन डिटरमाइन किया जाता है। डिफरेंस ऑफ एलिवेशन डिटरमाइन किया जाता है स्टेशंस के बीच का। इसके लिए ऑब्जर्व क्या क्या करते हैं या मेजरमेंट क्या क्या लेते हैं भैया ये हमें ये तो बता रहा है कि डिफरेंस ऑफ एलिवेशन डिटरमाइन करते हैं, पर ऑब्जर्वेशन क्या क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होती हैं। वर्टिकल एंगल होता है, हाँ जी, ऑब्जर्वेशन क्या क्या होती है, वर्टिकल एंगल होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्टेंसेस बोल दें, क्योंकि यहां पे अगर आप बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की, तो भैया देखो, हम प्लेन सर्वेइंग की बात करते हैं तो अपन वो सभी चीजें हॉरिजॉन्टली लेते हैं, तो अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की भी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की भी बात करते हैं। इसके अलावा जियोडेटिक लेंथ की भी बात करते हैं हम यहाँ पे, तो अभी मैंने इसीलिए इसको डिस्टेंसेस लिखा है। जियोडेटिक लेंथ की बात करते हैं मीन सी लेवल पर, ठीक है, अभी मैंने इसको डिस्टेंसेस लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन जनरली एक और चीज ले लेते हैं, भाई ये दो तो मेन है, डिफरेंस इन एलिवेशन के लिए ये तो दो तो मेन है, लेकिन अगर आपको आरएल भी बताना है, अगर आपको आरएल भी बताना है, ठीक है ना, आरएल प्रोवाइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेंचमार्क पर भी साइट लेनी पड़ेगी, स्टाफ रीडिंग ये भी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इसको डिफाइन करते हो ना, तो आप ये कहते हो कि डिफरेंस ऑफ एलिवेशन, तो डिफरेंस ऑफ एलिवेशन इन दो से आ जाएगा, वर्टिकल एंगल से और डिस्टेंसेस मेजर करके, ठीक है ना। डिस्टेंसेस में आपको फिर बोल देता हूं, हॉरिजॉन्टल लेंथ भी हो सकती है और जियोडेटिक लेंथ भी हो सकती है मीन सी लेवल पर, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको दो हेड्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक को, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को हम दो हेड्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो पढ़ते हैं अपन सिंपल ऑब्जर्वेशन फॉर हाइट एंड डिस्टेंसेस, और एक हम पढ़ते हैं जियोडेटिक ऑब्जर्वेशन, दो हेड्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम फिर से बोल रहा हूं मैं, हम इसको दो हेड्स में पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन फॉर हाइट एंड डिस्टेंसेस एक हो गया और दूसरा हो गया जियोडेटिक ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। क्या करते हैं, डिफरेंस इन एलिवेशन ज्ञात करते हैं, डिफरेंस इन एलिवेशन ज्ञात करते हैं, यानी ऊंचाइयों में अंतर ज्ञात करते हैं। क्या क्या ऑब्जर्व करना है मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मेरे को पहले हमने लेवलिंग में पढ़ा था, ठीक है ना, लेकिन यहां पे ध्यान दिला देता हूं कि लेवलिंग में हमने पढ़ी थी दो एरर्स के बारे में, एक तो कर्वेचर, ठीक है ना, लेवलिंग में एक तो पढ़ा था कर्वेचर एरर, ठीक है, और एक पढ़ा था रिफ्रैक्शन एरर। थोड़ा सा यहां आइडिया दे देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां आइडिया दे देता हूं, ठीक है। लेवलिंग में पढ़ेंगे, फिर जियोडेटिक ऑब्जर्वेशन में कैसे देखेंगे वो भी बताता हूं, ठीक है ना। तो हमने लेवलिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देख लीजिए उसको। देखिए, हमने कहा था कि भाई जो मेजरमेंट आनी थी ना, मेजरमेंट आनी थी, वो आनी थी किसके अबाउट, लेवल लाइन के अबाउट। जो मेजरमेंट आनी थी, मेजरमेंट जो आनी थी वो किसके अबाउट आनी थी, लेवल लाइन के अबाउट। बट हमें मेजरमेंट मिली किसके अबाउट, मिली हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट। अभी मैं रिफ्रैक्शन को भी इन्वॉल्व करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ कर्वेचर की ही कहानी बता रहा हूं, ठीक है ना, अभी तो मैं सिर्फ कर्वेचर के लिए ही कहानी बता रहा हूं, फिर मैं रिफ्रैक्शन को भी इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो कर्वेचर के लिए हमारा क्या आ गया भैया, देखिए हमारी ट्रू तो है ये, वास्तविक तो है ये, पर मेजर्ड है ये, तो हम जानते हैं CTM, करेक्शन बराबर होता है ट्रू माइनस मेजर्ड, ठीक है ना, करेक्शन बराबर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। तो कर्वेचर करेक्शन जो होता है ना, कर्वेचर करेक्शन जो होता है ये होता है नेगेटिव, और कर्वेचर एरर कैसी हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि एरर और करेक्शन जो है, ठीक है ना, एरर और करेक्शन जो है वो आपके क्या होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। अभी मैं लेवलिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं, सिंपल। फिर अपन बात करेंगे यहां पर किसके हिसाब से, यहां पर अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के हिसाब से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में इनके साइन बदलेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में क्या है, इनके साइन बदलेंगे, तो साइन बदलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भैया हमें कैसे लेना है। पहले तो आपका सिंपल लेवलिंग में कैसे था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हमें कैसे लेना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, तो ये कर्वेचर है, कर्वेचर के कारण एरर है। कर्वेचर एरर जो हो गई वो आपकी कैसी हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि वो होता है EMT, एरर बराबर होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस
ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड ये है क्योंकि अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन का अबाउट मेजर किया, और ट्रू ये है। अब इसको अपन निकालते कैसे हैं, इसको अपन निकालते कैसे, ये तो हुए साइन, इसको अपन निकालते कैसे हैं, तो देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये अप्रोक्सीमेटली दूरी जो है वो डी है, ये दोनों ही दूरी लगभग आपका क्या है, डी है। ये एच है, ये आर है, हाँ जी, ये आपके पास एच है, ठीक है, ये आपके पास आर है, ये दोनों ही डिस्टेंस डी है, ठीक है, ये दोनों ही डिस्टेंस आपका डी है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि अपन जब भी ये प्लेन लेवलिंग की ही बात कर रहे हैं तो डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो भी ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखिए अब यहां पे मैं बात करूं, ये हमारे पास h है, ठीक है, इसको cc लिख देता हूं मैं, ऐसा कर देता हूं कर्वेचर करेक्शन, h की जगह इसको cc लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां से मैं ये कह सकता हूं r प्लस सी सी का होल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हाँ जी, इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां से इसको ओपन करोगे, आर स्क्वायर प्लस 2r सी सी प्लस सी सी स्क्वायर, ये सी सी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हाँ जी, सी सी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सी सी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से सी सी इक्वल टू कितना आया, डी स्क्वायर बाई 2r, सी सी इक्वल टू कितना आया, डी स्क्वायर बाई 2r। और करेक्शन जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, करेक्शन जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। भैया इसको नेग्लेक्ट करा, ठीक है ना, 2r सी सी आया डी स्क्वायर के बराबर, 2r सी सी आया डी स्क्वायर के बराबर, तो सी सी आ गया डी स्क्वायर बाई 2r। तो ये अभी मैंने एक कर्वेचर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूं भैया। तो हमने बात की हमारे पास क्या आया, सी सी, अगर मैं विद साइन लूं तो यह आया माइनस डी स्क्वायर बाई 2r, ठीक है ना, ये आया माइनस डी स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। अब बात करें कि हमारे पास रिफ्रैक्शन करेक्शन कितना होगा, पहले तो ये रिफ्रैक्शन की बात करें कि रिफ्रैक्शन कैसे है। भैया रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, जो हम सोच रहे थे ना कि हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, रियल में वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं ले रहे, हम रियल में वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं ले रहे, हल्का सा रिफ्रैक्शन के कारण उठा हुआ ये महसूस होता है, तो हल्की सी नीचे की रीडिंग आएगी, हल्का सा ये नीचे की रीडिंग आएगी हमारी, ठीक है ना, आनी ये चाहिए थी। अब रिफ्रैक्शन को इन्वॉल्व कर रहा हूं, अब कर्वेचर की कहानी खत्म हो गई यहां, हाँ जी, अब ओनली रिफ्रैक्शन को इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, अब ओनली रिफ्रैक्शन को इन्वॉल्व कर रहा हूं। तो भैया ट्रू ये होना चाहिए था, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से भी मेजर करें तो ट्रू ये होना चाहिए था और मेजर्ड ये होना चाहिए था, ठीक है ना। तो CTM यहां पे तो रिफ्रैक्शन करेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, यहां पर रिफ्रैक्शन करेक्शन कितना आएगा, पॉजिटिव। देखिए यहां पर मैं एक डिटेल में बात भी करूंगा, ठीक है ना, कि रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होगा ना जियोडेटिक में, अभी मैं बात भी करूंगा कि रिफ्रैक्शन करेक्शन जो आता है, एंगुलर रिफ्रैक्शन करेक्शन लेते हैं जो r बराबर m थीटा लेते हैं, हाँ जी, r बराबर m थीटा लेते हैं, ठीक है। यहां पर जियोडेटिक में मैं बात भी करूंगा कि यहां पर जियोडेटिक में जो अपन लेते हैं रिफ्रैक्शन करेक्शन, वो लेते हैं r बराबर m इंटू थीटा। यहां पे ये r क्या है, ठीक है ना, और ये थीटा क्या है, ये m क्या है, इन सब की अलग ही डिटेल आएगी, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि m है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ जी, यहां पे ये m है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। भैया जो आप जियोडेटिक सर्वे में बात करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, आप जो जियोडेटिक सर्वे में बात करते हैं ना, जियोडेटिक में, ये तो आपने प्लेन के हिसाब से बताया, जब आप जियोडेटिक में बात करते हैं ना, तो जियोडेटिक में आप एंगुलर फॉर्म में देते हैं इसको, तो वहां पे जो कर्वेचर करेक्शन के लिए बात होती है, वहां पे कर्वेचर करेक्शन के लिए जो बात होती है वो आता है थीटा बाई 2, जिसकी डिटेल डेरिवेशन में दूंगा इसी लेक्चर में, ठीक है ना, जिसकी डिटेल डेरिवेशन में दूंगा इसी लेक्चर में ही, ठीक है ना। और रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है, ठीक है ना, इनके साइन के साथ भी बताऊंगा, रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है m थीटा, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है m थीटा। यहां पे m क्या है, m है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन रेशियो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल सबटेंडेड एट दी, यानी ये m बात करूं तो ये r बटे में थीटा होता है, रिफ्रैक्शन एंगल बटे में एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर ऑफ अर्थ,
और अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां से r बराबर आता है m थीटा, यहां से r बराबर क्या आता है m थीटा आता है, ठीक है। तो कर्वेचर करेक्शन थीटा बाई 2 है और रिफ्रैक्शन करेक्शन यहां पे आता है m थीटा, किसके अंदर, जियोडेटिक के अंदर, ठीक है। ये m की जो वैल्यू है ना, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके m की जो वैल्यू है ना वो 0.06 से 0.08 है और इस m की एवरेज वैल्यू, ये m के लिए बात कर रहा हूं, और इस m की एक एवरेज वैल्यू लेते हैं 0.07, ठीक है ना, 0.07 लेते हैं इसकी m की एवरेज वैल्यू। हालांकि ये m वेरी करता है, ठीक है ना, प्लेस के हिसाब से भी वेरी करेगा, टाइम के हिसाब से भी वेरी करेगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना वो सुबह सुबह आती है, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना, वो अर्ली मॉर्निंग होती है, लगभग 9-10 बजे तक ये कम होती जाएगी। अर्ली मॉर्निंग इस m की वैल्यू अधिकतम होती है, भैया ऑब्जेक्टिव पेपरों में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, 9-10 बजे तक ये कम होती जाती है, उसके बाद लगभग 4 बजे तक ये आपकी कांस्टेंट सी बनी रहती है, उसके बाद 4 बजे बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसकी एक एवरेज वैल्यू लेते हैं 0.07। भैया यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आ गया हमारे पास 0.5 थीटा और ये आ गया हमारे पास 0.07 थीटा, भैया ये आ गया 0.5 थीटा, ये आ गया हमारे पास 0.07 थीटा। तो भैया मैं एक तरीके से कह सकता हूं ये इसका लगभग 1/7वां हिस्सा है, ये इसका लगभग 1/7वां हिस्सा है। इसीलिए ही रिफ्रैक्शन करेक्शन जो हम लगाते हैं, भैया आप भले ही भाग लगा के देख लो, 0.5 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो आपका देखो क्या आएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो आपका आएगा 0.071, ठीक है ना। तो अप्रोक्स 0.07 ये हो गया, ठीक है ना। तो CR जो है 1/7वां हिस्सा है, किसका, CC का। तो ये आपका लेकिन बस साइन चेंज है, 1/7वां हिस्सा है CC का। तो इसको अपन ड्राइव नहीं करते, इसको ले लेते हैं, लेकिन ये एवरेज रिफ्रैक्शन है भैया, क्योंकि ये प्लेस पे बदलेगी, टाइम के हिसाब से बदलेगी, इसलिए एवरेज रिफ्रैक्शन की बात करी है अपन ने यहां। तो ये 1/7 d²/2r है, ठीक है। ये एवरेज रिफ्रैक्शन है 1/7 d²/2r, ठीक है। तो ये मैंने एक बार आपको समझाने के लिए बताया था, इसकी डिटेल दोबारा आएगी जियोडेटिक के हिसाब से, इसकी डिटेल दोबारा आएगी, अपन वहां फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आपने अब तक क्या क्या निकाला, आपने अब तक क्या क्या निकाला, CC निकाला और CR निकाला, CC निकाला और CR निकाला। अगर सभी वैल्यू, ठीक है ना, अगर सभी वैल्यू अपन किस में लें, किलोमीटर के हिसाब से लें, ठीक है। तो CC हमारे पास कितना है, -d²/2r, ठीक है ना। ये सब वैल्यू R किलोमीटर में, D किलोमीटर में, इन सब में जो ऊपर वाले में D भी किलोमीटर में आएगा, R भी किलोमीटर में आएगा, कर्वेचर करेक्शन CC भी किलोमीटर में, ठीक है ना, CR रिफ्रैक्शन करेक्शन भी किलोमीटर में, और कंबाइंड करेक्शन C ये भी किलोमीटर में ही आएगा। तो देखिए ये आ गया d²/2r, CR आया इसका 1/7 d²/2r। ध्यान रखना जो आपकी एरर होती है और जो आपका करेक्शन होता है उसके साइन अपोजिट होते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसके जो एरर हैं, कर्वेचर एरर जो है वो पॉजिटिव होगी, रिफ्रैक्शन एरर जो है वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं लेवलिंग में पढ़ा चुका हूं, एक बार आपको आइडिया देना था मुझे, ठीक है ना, यहां पे तो मैंने ये आइडिया दिया। तो कंबाइंड करेक्शन यहां पे कितना हो जाएगा, -6/7 d²/2r कंबाइंड करेक्शन, ठीक है ना। देखिए कर्वेचर का तो मैंने आपको ये बताया और डेरिवेशन भी दिया। कर्वेचर का तो मैंने आपको ये बताया कि भाई रीडिंग हमें यहां की लेनी थी, रीडिंग ये लेनी थी, तो ये तो था ट्रू और ये था मेजर्ड। तो आपको पता है CTM ट्रू माइनस मेजर्ड। फिर मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन के लिए कि भैया रीडिंग तो लेनी थी हमें यहाँ की, पर रीडिंग ली यहाँ की, तो ट्रू तो ये है एक तरीके से, और ये हो गया मेजर्ड। तो CTM में ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब दोनों को मिलाकर के जब मैं बात करूंगा ना, जब मैं दोनों को मिलाकर के, ये तो कर्वेचर के हिसाब से बात की, ये रिफ्रैक्शन के लिए बात की, ठीक है ना, जब मैं दोनों को मिलाकर के बात करता हूं तो देखिए वो आएगा कंबाइंड करेक्शन, ठीक है ना, वो आएगा कंबाइंड करेक्शन। भैया हम क्या सोच रहे थे, हमें रीडिंग चाहिए कहां की थी, यहां की चाहिए थी, ठीक है ना। अब हम सोच रहे हैं कि यहां की ले रहे हैं, पर वास्तव में यहां की भी रीडिंग नहीं ले रहे हैं हम, तो थोड़ा सा ये उठा हुआ दिखाई दे रहा है रिफ्रैक्शन के कारण, तो रीडिंग रियल में यहां की आ रही है, ठीक है ना, रीडिंग रियल में यहां की आती है। तो ये आपके पास कर्वेचर करेक्शन के लिए हो गया और ये आपके पास रिफ्रैक्शन करेक्शन हो गया। तो कंबाइंड करेक्शन आ जाता है ये बचा हुआ, ये कंबाइंड करेक्शन ही आ जाएगा बचा हुआ,
ये कंबाइंड करेक्शन आ जाएगा, ये बचा हुआ, ठीक है जी, ये कंबाइंड करेक्शन आ जाएगा। अगर आप सब इनको मीटर में किलोमीटर में लेते हो तो ये सारी वैल्यू किलोमीटर में आ गई। अब मीटर में जब मैं लूंगा इनको, जब मैं मीटर में लूंगा, भैया अभी तक मैं प्लेन सर्विंग के हिसाब से बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तक बात जो है प्लेन सर्विंग के हिसाब से है, ठीक है। देखिए जब मैं मीटर में चाहता हूं कि सीसी मीटर में आए, तो पहले तो मैं आर रख रहा हूं 6370 किलोमीटर, और मीटर में बदलने के लिए आर रख रहा हूं 6370 किलोमीटर, और डी भी रखूंगा मैं किलोमीटर में, ठीक है ना, डी को भी रखूंगा मैं किलोमीटर में, ठीक है भैया, डी को भी रखूंगा मैं किलोमीटर, लेकिन फिर भी सीसी सीआर और सी में मीटर में चाहता हूं, सीसी सीआर और सी में मीटर में चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, सीसी सीआर और सी में मीटर में चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, इन सबको 1000 से गुणा और रद्द कर दूं। भैया किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा और कर दूं, तो 1000 से गुणा करोगे तो ऐसे ही सीसी आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे 1000 बटे में 2, और ये मतलब ये मल्टीप्लाई कर लेना, 2 ब्रैकेट करके, 2 गुणा 6370, ये ब्रैकेट में रख देना, 2 गुणा 6300, 0.07849। तो इस तरीके से ये निकल करके आता है 0.07849। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ये मीटर में आएगा, सीसी मीटर में आएगा। इसी तरीके से जब सीआर निकालोगे, इसी तरीके से जब सीआर निकालोगे, ठीक है ना, मीटर में सीआर जब आप मीटर में निकालोगे, ठीक है ना, ये तो आपके पास नेगेटिव आया, सीआर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा 0.011। अच्छा ये डी रह गया लिखना, डी और लिख देता हूं, डी किलोमीटर में ही है भैया अभी, ठीक है ना, डी किलोमीटर में ही है, खाली ये सीसी मीटर में आया है, ऐसे ही सीआर मीटर में आएगा, ठीक है ना, डी किलोमीटर में ही है, ठीक है, आर किलोमीटर में रखा है, पर सीसी सीआर इनको मीटर में बदलने के लिए एक्स्ट्रा 1000 से गुणा किया ऊपर वाले में, ठीक है। ये आ जाएगा, जब आप इसको रखोगे तो ये आ जाएगा 0.01121। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे कंबाइंड करेक्शन के लिए, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे कंबाइंड करेक्शन के लिए, तो आएगा -0.06728, ठीक है ना। इन दोनों को जब ऐड करोगे, एक बार फोटो ले लीजिए, तो मैं लास्ट बात आपको ये लिख देता हूं, ठीक है, या फिर यहां लिख देता हूं कि सी जो आएगा मीटर में, ये मीटर में, ठीक है ना, कंबाइंड करेक्शन जो आएगा मीटर में क्या 0.06728, ठीक है ना, 0.06728 डी और आएगा यहां पे। तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा 0.06728, ये किलोमीटर में, सारे डी किलोमीटर में, जबकि ये सी जो है सीसी सीआर और ये सी मीटर में है, ठीक है ना, सीसी सीआर और सी मीटर में है। तो ये आपका कंबाइंड करेक्शन हो गया, ठीक है। ये अपन करते हैं प्लेन सर्विंग में। जब इसमें आप बात करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में, भैया ये प्लेन जब लेवलिंग करते हैं उसमें करते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में बात करोगे ना, तो कहानी कुछ बदलेगी, और वो कुछ क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर पहले एक छोटा सा भाग इसका देख लेते हैं कि अपन कैसे डिफरेंस इन एलिवेशन निकालते हैं, क्योंकि तभी अपन डिस्कस कर पाएंगे कि कैसे अपन डिफरेंस इन एलिवेशन निकालते हैं। तो अपन बात करते हैं कि अपने पास केसेस होते हैं, ठीक है भैया, अपने पास क्या होते हैं, केसेस होते हैं। केसेस के हिसाब से बात करते हैं, जैसे बेस एक्सेसिबल, बेस इनएक्सेसिबल, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें केस, ठीक है ना, केस 1 है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है, या ये कहो हाइट एक तरीके से निकालनी है, ठीक है, हाइट एक तरीके से निकालनी है, क्योंकि हाइट से ही अपन डिफरेंस इन एलिवेशन बता पाएंगे। तो पहला केस है, ठीक है ना, तो शुरू कर रहे हैं डेरिवेशन का फर्स्ट केस शुरू कर रहे हैं कि क्या है वो अपना बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल। हाँ जी, केस 1, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल, वस्तु का जो बेस है वो उस तक पहुंचा जा सकता है। हाँ जी, वस्तु के बेस तक पहुंचा जा सकता है, ऑब्जेक्ट वस्तु कह लो, या आप जो भी बोलना चाहो, ठीक है ना, स्टेशन बोल लो आप, ठीक है ना। तो बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एक्सेसिबल है, ये हमारा केस 1 है। दूसरा केस क्या आएगा, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल होगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ना सेम वर्टिकल प्लेन में होगा, ठीक है ना। और तीसरा है बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल है और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेम वर्टिकल प्लेन में भी नहीं है, ठीक है ना। तो बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल पहला केस हो गया, यानी बेस तक पहुंचा जा सकता है, एक्सेसिबल मतलब पहुंचा जा सकता है,
इनएक्सेसिबल मतलब पहुंचा नहीं जा सकता, ठीक है ना। उसके बाद एक वर्टिकल प्लेन में है या एक वर्टिकल प्लेन में नहीं है, ये दो केस और हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला अपना बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, ठीक है, पहला केस है बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले डायग्राम की, ठीक है ना। सबसे पहले डायग्राम की, अगर सिंपल फॉर्म में मैं डायग्राम की बात करूं, ठीक है भैया, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, सबसे पहले तो बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल का केस सिंपल डायग्राम की बात करूं तो सिंपल डायग्राम में अपना क्या आएगा भैया, डी जो है दूरी हमें पता है, ठीक है ना भैया, दूरी जो है हमें पता है, ठीक है। देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां से ध्यान दीजिएगा, बेस एक्सेसिबल है इसलिए इस तक पहुंचा जा सकता है, मतलब इसलिए दूरी नापी जा सकती है, सॉरी एक्सेसिबल का मतलब पहुंचा जा सकता है, इसलिए दूरी नापी जा सकती है, ठीक है। ये P हो गया, ये A हो गया, ठीक है। ज्यादातर मैं BC पूनमिया के हिसाब से ही साइन कन्वेंशन ले रहा हूं, ठीक है। या नोटेशंस बोल लो, साइन कन्वेंशन की बजाय नोटेशन बोल लो तो और अच्छा है, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास स्टाफ की रीडिंग आ गई, ठीक है। ये आपके पास H डैश, अगर आप इससे RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से बताओ तो इससे बता सकते हो, या RL ऑफ बेंचमार्क से बताओ तो उससे बता सकते हो। ये बेंचमार्क पे ली है, ठीक है ना, ये किस पे ली है, बेंचमार्क पे ली है, ठीक है भैया। ये किस पे ली है, अपन ने बेंचमार्क पे ली है। और ये हमारे पास सबसे टॉप पॉइंट है, ये बोल दिया Q, ये हाइट हो गई H, ये एंगल मेजर हो जाएगा हमारा, हाँ जी, ये एंगल मेजर हो जाएगा हमारा अल्फा, ठीक है ना, ये एंगल मेजर हो जाएगा हमारा अल्फा। ये हमारे पास हो गया Q डैश, ठीक है ना, ये हमारे पास Q डैश हो गया। और नीचे आप Q1 बोल रहे हैं या जो भी आप ले लें वो तो मर्जी है, आप ये P Q इनमें फर्क नहीं। हमारे पास मेजर क्या क्या हुआ, ठीक है ना, या ऑब्जर्व क्या क्या हुआ, हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया, ऑब्जर्व क्या क्या किया, ठीक है ना, या ये कहें कि ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हैं जो हमने की। तो देखिए अल्फा, हमने ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी की, एक तो की अल्फा, एक किया डी, ठीक है, एक किया एस, या फिर एच डैश, एस ले लोगे या एच डैश ले लोगे, ठीक है ना, एस ले लोगे या एच डैश ले लोगे, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, हमारे पास नॉन क्या होगा, नॉन, ठीक है ना, हमारे पास क्या होगा, RL ऑफ बेंचमार्क या RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट पॉइंट। जो RL है इंस्ट्रूमेंट पॉइंट का वो नॉन होगा, या इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का बोल लो, ठीक है ना, आप ये भी बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पॉइंट का बोल दो, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का बोल दो। तो अगर RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का नॉन होगा तो H डैश से जोड़ करके मैं HI पे आऊंगा, ये आपकी HI हो गई एक तरीके से। अगर ये नॉन होगा तो H डैश जोड़ करके आऊंगा, और अगर ये नॉन होगा तो S जोड़ करके मैं HI पे आऊंगा। और H कैसे निकलेगा, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है भैया, बेस पता है, आधार पता है, ऊंचाई निकालनी है, आधार पता है, ऊंचाई निकालनी है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, अल्फा है। तो आधार, ऊंचाई बराबर क्या हो गया, आधार गुणा में tan थीटा, परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, हाँ जी, परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया, बेस इंटू में tan अल्फा, ठीक है ना। ये हमारे पास H निकल करके आ गया, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया, H निकल करके आ गया। अब दो तरीके हैं मेरे पास, दो तरीके हैं RL ऑफ Q बताने के। तो ये तो डिफरेंस इन एलिवेशन आ गया भैया हमारे पास, ठीक है ना, किससे, HI से, और इसका आया है। अगर आपको चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट से बताऊं तो ये H डैश और जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से बताऊं, अगर आप कहो कि सर मेरे को तो P से Q का अंतर बताओ, ठीक है ना, अगर आप कहो सर मेरे को तो P से Q का अंतर बताओ, डिफरेंस इन P एंड Q, P से Q का अंतर अगर मेरे को बताना है, ठीक है ना, तो मैं क्या बताऊंगा, H डैश प्लस H, ठीक है ना, H डैश प्लस H, ठीक है ना, डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन P एंड Q, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, H डैश प्लस H, ये अंतर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मुझे अगर कहो कि RL ऑफ Q बताना है, ठीक है, अगर आप मुझे कहो कि RL ऑफ Q बताना है तो इसको रफ कर रहा हूं भैया, H आ गया D tan अल्फा,
ठीक है, क्या हमें नॉन है और क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, एलिवेशन में अंतर मैंने आपको बता दिया। अब RL ऑफ Q कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्या हो गया रियल में भैया, ये RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्या हो गया, RL ऑफ P हो गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कहां है, P पर है, इंस्ट्रूमेंट कहां है, P पर है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट कहां है, P पर है, रफ कर रहा हूं। तो RL ऑफ Q कैसे आएगा, दो तरीके हैं, RL ऑफ P प्लस H डैश प्लस H, RL ऑफ P प्लस H डैश प्लस H, ठीक है ना, ये तो हमारे पास आ जाएगा RL ऑफ Q। ठीक है, एक और तरीका है RL ऑफ Q का, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S प्लस H, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S प्लस H, ठीक है ना, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S प्लस H, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जो हमारे पास होगा उसके हिसाब से हम अगला निकाल देंगे। H बराबर D tan अल्फा आपने निकाल ही लिया है, H बराबर D tan अल्फा आपने निकाल ही लिया है कि H क्या है। तो ये आपके पास मैंने फर्स्ट केस बताया। ठीक है, अब मैं यहां पर करेक्शन की बात करता हूं। ठीक है ना, यहां पर मैं जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कंबाइंड करेक्शन की बात करता हूं। तो देखिए यहां पर अगर मैं सिंपल तरीका लूं, ठीक है, रफ कर रहा हूं इस पूरे को, अगर डिस्टेंसेस बहुत कम है तो कोई ज्यादा बड़ा फर्क पड़ता नहीं डिस्टेंसेस, क्योंकि अपन ने दिया है फॉर्मूला 0.06728 d स्क्वायर। अब यहां पे पता है क्या है, कंबाइंड करेक्शन, आप फॉर्मूला तो ये ले लेंगे 0.06728 d स्क्वायर, पर ये आपके पास किलोमीटर में और ये आपके पास मीटर में। पर एक बात बता दो, यहां पर जो साइन है, चिन्ह है, वो डिपेंड करेगा किस पे, साइन डिपेंड करेगा भैया किस पे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे एक बात आपको बता देता हूं, अगर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो सभी एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है ना, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देख रहे हो, डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर देख रहे हो। ठीक है ना, साइन जो है यहां पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपने रफ कर रहा हूं, आपको ये मैंने बताया। ठीक है ना, कि साइन किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू क्या लेनी है ये आपको बता दिया। अब मैं साइन को प्रूव कर देता हूं, जो चिन्ह है उसको मैं प्रूव कर देता हूं, जो साइन है उसको मैं प्रूव कर देता हूं। ठीक है ना, प्रूव कर रहा हूं मैं साइन को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, इस तरीके से अपने पास है, ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है ना, ये अर्थ का सेंटर है, ये यहां पर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है ना, ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई इसकी। ठीक है, ये P है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रहा था, ये Q डबल डैश है, ये लेवल लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये लेवल लाइन है। ठीक है ना, और ये वाली लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है लेवल लाइन पर क्या होती है, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लेवल लाइन पर टेंजेंट होती है। ठीक है ना, एक पॉइंट पर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन किस पे लेंगे अपन, P पर लेंगे, और ये लेवल लाइन है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन है। इसी तरीके से मैं आपका किस पे निकालूंगा, आपका Q पे निकालूंगा। Q मेरे पास ये रहा। ठीक है ना, ये मेरे पास Q है, तो इस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये Q पर हॉरिजॉन्टल लाइन है एक, ये आपका Q पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, ये अपने पास P डैश हो गया, ये Q पर लेवल लाइन है, हाँ जी, ये Q पर लेवल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे इनको आपने किया था बिल्कुल वैसे इसको भी कर दीजिए, P डैश P डबल डैश, क्योंकि लेवल लाइन को अपन ने ऐसे Q डबल डैश से किया था। ठीक है, और आपको अब बता देता हूं मैं एंगल के बारे में। ये एंगल है, ये यहां से तो अल्फा है और ये है यहां से बीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन को मैंने लिया अल्फा जब P से Q जा रहा हूं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को जब Q से P की ओर देख रहा हूं। ठीक है ना, जब Q से P की ओर देख रहा हूं, ये लेवल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है।
ठीक है ना। अब मुझे जो बताया ना वो रियलिटी ये है कि वास्तव में P और Q का अंतर क्या है, रियल डिफरेंस इन P Q। ये एक बात बता देता हूं, ये अप्रोक्सीमेटली 90 है भैया, ये अप्रोक्सीमेटली 90 है, अप्रोक्स, ठीक है ना, ये अप्रोक्स 90 है। थोड़ी देर पहले आपने इसी को ही बताया था, वो जो लिया था आपने H, वो कुछ इसी तरीके से ही था। ये जो भी H लिया था ना, ये वही है, ये D दूरी है, ये D दूरी है, ये H वही है जो भी ली थी। तो H बराबर आपने निकाला था D tan अल्फा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है। सिमिलरली आप यहां पे भी बताओगे वही 90 डिग्री का खेल है, ठीक है ना। सिमिलरली आप बताओगे यहां पे भी 90 डिग्री है, मतलब आप अपोजिट साइड भी 90 डिग्री ही लोगे, ठीक है। जिससे कि आपका क्या आ जाएगा, आपका टेंजेंशियल मतलब वो आ जाएगा, आपका tan थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहा हूं, तो आपके पास रियल डिफरेंस क्या है P और Q में। अगर आप इधर से देखो, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहा हूं, एलिवेशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एलिवेशन केस का बात कर रहा हूं, एलिवेशन एंगल है, ठीक है ना। तो रियल डिफरेंस क्या है, रियल डिफरेंस तो है क्यू क्यू डबल डैश, हाँ जी, रियल डिफरेंस जो है वो तो है क्यू क्यू डबल डैश। लेकिन आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं क्यू क्यू डैश। भैया ये क्यू क्यू डैश ही तो आपने अभी कैलकुलेट किया था। अगर ये डी दूरी ले लूं तो यही तो आपने निकाला था D tan अल्फा। भैया ये क्यू क्यू डैश ही तो आपने निकाला था। अभी मैंने कर्व भी शामिल कर लिए, ठीक है ना। तो रियल में मैं आ गया इस पे कि इस तरीके से होता है कि आपने तो लिया ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बताया, पर रियल में तो आपका क्या है, लेवल लाइन है, ठीक है ना। तो आपका क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर हम मान रहे हैं, ठीक है ना, ये हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं, अप्रॉक्स परपेंडिकुलर है। तो थोड़ी देर पहले आपने इसको ऐसे बनाया था, देखो ऐसे, थोड़ी देर पहले आपने इसको ऐसे बनाया था, ठीक है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब था, लेकिन मेरे को समझाना है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं कि ये जैसे अल्फा हो गया तो इसको आपने D tan अल्फा अभी बोल दिया था, ठीक है। वो हालांकि डिफरेंस A और Q का था, ठीक है ना, लेकिन मेरे को समझाना है इसके लिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे समझाना क्या है, मुझे तो समझाना है कि एलिवेशन एंगल में सुधार पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए आपने तो किया क्यू क्यू डैश, अब मेरे को सुधार चाहिए, तो सुधार मेरे को ये जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रियल डिफरेंस तो ये है, वास्तविक अंतर तो ये है क्यू क्यू डबल डैश। और हम मेजर क्या कर रहे हैं, यानी कह दूं कि ट्रू तो ये है, और हम मेजर क्या कर रहे हैं, मेजर ये कर रहे हैं। हमेशा याद रखना क्या, CTM, करेक्शन बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू बड़ा है और मेजर्ड छोटा है, क्योंकि भैया वास्तव में अंतर तो होना चाहिए था लेवल लाइन का। मैंने लेवलिंग में पढ़ाया था कि एलिवेशन में जो डिफरेंस होता है वो वास्तव में क्या होता है कि जिन लेवल लाइन पर वो पॉइंट होते हैं उन दोनों का वर्टिकल डिफरेंस, लेवल लाइन जिसमें वो पॉइंट अवेलेबल हैं उनका वर्टिकल डिफरेंस। लेकिन अभी हम निकाल किससे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का और इससे, ठीक है ना। तो हमें जब एलिवेशन एंगल है ना, तो ये हमने निकाला, ये चाहिए था तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना। तो भैया एलिवेशन में तो ये प्लस का आ जाता है, जब एलिवेशन एंगल होता है तो ये जो सुधार आता है, करेक्शन आता है, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन आता है वो प्लस हो जाता है एलिवेशन के लिए, हाँ जी, एलिवेशन के लिए तो ये प्लस का हो जाता है। अब डिप्रेशन के लिए बात करता हूं, हाँ जी, अब मैं डिप्रेशन के लिए बात करता हूं। तो डिप्रेशन में देखिए यहां पर भैया ये देखो, यहां से ये अंतर किसका बता रहा है, ये जो अभी आप D tan बीटा कैलकुलेट करेंगे या D2 tan बीटा जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, P' का अंतर। हाँ जी, जैसे यहां पे आपने बताया था ऐसे यहां पे कौन सा अंतर आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा। पर हमें चाहिए कौन सा, हमें तो ये वाला चाहिए भैया, आएगा तो ये वाला, एंगल बीटा ये है, आएगा तो ये वाला, हमें चाहिए ये वाला, तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है तब तो ये सुधार जुड़ता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये घटेगा, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये घटेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये आ जाएगा C -0.06728 D किलोमीटर का स्क्वायर। मेरे हिसाब से आप बात सीख गए होंगे कि देखो जब आप बता रहे हैं तो कैलकुलेट ये कर रहे हैं, चाहिए ये तो जोड़ो, तो सुधार तो आ गया, एलिवेशन ऊपर की ओर जब जा रहे हैं सुधार पॉजिटिव, जब आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आ रहा है ये
चाहिए ये तो नेगेटिव सुधार। ठीक है, तो ये मेरा पहला केस खत्म हुआ और साथ में मैंने करेक्शंस भी आपको बताए। ठीक है ना, इसके अंदर आगे बढ़ रहा हूं केस 2 की ओर। तो केस 2 कौन से हैं? जहां पे बेस एक्सेसिबल नहीं है। हाँ जी, केस 2 कौन से हैं? जिसमें बेस एक्सेसिबल नहीं है। अब इसके अंदर भी हम 3 केस पढ़ते हैं। हाँ जी, जिसमें बेस क्या है, एक्सेसिबल नहीं है, इसमें भी अपन क्या पढ़ते हैं, 3 केस पढ़ते हैं। भैया कोई समस्या तो नहीं, डी यहां दूरी है, कोई स्मॉल डी से लेगा, कोई कैपिटल डी से लेगा, जिससे भी आपको लेना है ले लीजिएगा, उससे कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल डी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से, बस डी दूरी है। अगर आप बात करोगे कि डी दूरी आपने जो ली है, ये डिस्टेंस डी ऐसे ली है, तो आपका सुधार भी जो है ना वो आपका ऐसे ही लगेगा। 0.0 डिस्टेंस है किलोमीटर में, 0.06728 डी किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। एलिवेशन में प्लस आएगा और डिप्रेशन में माइनस आएगा जब आप बात करोगे इसकी। ठीक है ना, एलिवेशन एंगल में तो प्लस और डिप्रेशन एंगल में माइनस। जबकि जब आप बात कर रहे थे, हाँ जी, जब आप बात कर रहे थे किसकी, लेवलिंग की, सिंपल, ठीक है ना, तो आप हमेशा इसको क्या ले रहे थे, माइनस ले रहे थे। हमेशा क्या ले रहे थे, माइनस ले रहे थे। ठीक है, तो ये एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल के लिए मैंने आपको बताया। अगले जो केस हैं, ठीक है, अगले जो केस है वो है बेस जो है एक्सेसिबल नहीं है, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल। ठीक है ना, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल, रफ कर रहा हूं इसको, यानी ऑब्जेक्ट के बेस पे नहीं पहुंचा जा सकता। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल। अब इसमें क्या है कि इसको 2 भागों में बांटते हैं, इसीलिए थर्ड केस भी आएगा। ठीक है, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल, पहुंचा नहीं जा सकता। इनएक्सेसिबल मतलब पहुंचा नहीं जा सकता। ऐसे केस में हम 2 इंस्ट्रूमेंट लेंगे। ठीक है ना, ऐसे केस में हम 2 इंस्ट्रूमेंट लेंगे। ठीक है, कैसे अभी पूरा बताता हूं। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ना सेम वर्टिकल प्लेन में है। इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस जो है सेम वर्टिकल प्लेन में है। सेम वर्टिकल प्लेन में होने का मतलब एक ऐसे लाइन, ऐसे किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट एक ही लाइन में है। ठीक है ना, ऐसे वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल प्लेन जो है वो एक ही है। ठीक है ना, मतलब ये आपकी लाइन तो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई, पर ये वर्टिकल प्लेन एक है। ठीक है ना, सेम वर्टिकल प्लेन में। इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस आर इन सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, सेम वर्टिकल प्लेन विद दी किसके साथ, किसके साथ, एलिवेटेड ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये अपने पास केस 2 आया। ठीक है ना, सेम वर्टिकल प्लेन में है और एलिवेटेड ऑब्जेक्ट के साथ है। ये अपने पास केस 2 आया। तो केस 2 में भी अपन केसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, केस 2 में भी अपने पास है जो केसेस हैं। ठीक है, केस 2 के अंदर भी अपन डिटेल देखेंगे, अलग अलग स्थितियां देखेंगे। ठीक है ना, पहले केस में अपन क्या कर दें, दोनों का HI लेवल जो है ना वो सेम कर दें। ठीक है ना, तो अपन इसके अंदर पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना, ABCD करके अपन पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि अलग अलग पार्ट में बात करें। जैसे कि अपन कहें इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है सेम लेवल पे, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट सेम लेवल। ठीक है ना, केस A जो है इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट सेम लेवल। ठीक है, इसके अंदर भी अपन केस पढ़ रहे हैं। केस 2 के अंदर ये थोड़ा मुश्किल होता है इंस्ट्रूमेंट एक्सेस को सेम लेवल पे रखना, या HI आप बोल लो। प्लेन के हिसाब से तो ये आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, प्लेन के हिसाब से तो आप बोल सकते हो इसको। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेस क्या है, सेम लेवल पे हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट एक्सेस सेम लेवल पे है तब क्या होगा। ठीक है, देखिए मेरे को इसको पूरे को रफ करना पड़ेगा, इसको पूरे को रफ करना पड़ेगा। तो इसको रफ कर रहा हूं, केस A डील कर रहा हूं मैं। ठीक है, केस 2 क्या है, अब मैं केस 2 में केस A पे आ गया। इसका मतलब यह है कि बेस तक पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन सेम वर्टिकल प्लेन में है। अब सेम वर्टिकल प्लेन के बाद, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं कि आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस सेम लेवल पे। ठीक है ना, हम क्या बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है सेम लेवल पे। रफ कर रहा हूं, देखिए ये आपके पास एलिवेटेड ऑब्जेक्ट है।
इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेस सेम लेवल पे हैं, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है वो सेम लेवल पे हैं। थोड़ा सा इसको इन दोनों का जो है ये है लेवल है सेम है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस का लेवल जो है वो सेम है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है सेम लेवल पे है, ठीक है। एंगल अल्फा 1, एंगल अल्फा 2, ठीक है ना, एंगल अल्फा 1, एंगल अल्फा 2, यहाँ पे बेंच मार्क, और बेंच मार्क पर जो रीडिंग आएगी एस, स्टाफ रीडिंग एस, बेंच मार्क पर स्टाफ रीडिंग एस, ठीक है ना, बेंच मार्क पर जो स्टाफ रीडिंग है वो एस है, ठीक है ना। ये आर है, ये पी है, ठीक है ना, ये आर है, ये पी है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, बी ए, आर पी, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। और इसको वापस वही कर दो क्यू डैश, ठीक है ना, ये जो था अपना Q1 क्यू डैश क्यू, ये तो वही कर दो आप सीधा, क्यू हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे Q1 हो गया, क्यू डैश यहाँ ले लो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम उसको सोचें, ठीक है ना, कि कोई फर्क पड़ने वाली बात है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है H, ठीक है ना, ये इस बार हो गया H। अब ये दूरियां हमें D नाप नहीं सकते भैया, ठीक है ना, यही तो समस्या थी, मेन समस्या यही थी कि हम ये D नाप नहीं सकते, ये D नहीं नप रहा हमारा, क्यों नहीं है एक्सेसिबल, ठीक है ना, क्यों नहीं नप रहा, तो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है, ये डी नहीं नप रहा, तो बदले में हमने यहाँ पे अभी बी नाप लिया, क्या नाप लिया हमने, बी नाप लिया, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड क्या है, हाँ जी, हमारे पास ऑब्जर्व्ड क्या है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं, तो ऑब्जर्व्ड हमारे पास क्या क्या है, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड हमारे पास क्या क्या है इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो ऑब्जर्व्ड देखो हमारे पास क्या क्या है, पहला आपके पास है ये अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है ना, और ये एस, ठीक है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 और ये एस, और ये बी, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी ये बी, ये भी हमारे पास ऑब्जर्व्ड है, ठीक है ना, ये भी हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड है, अल्फा 1 अल्फा 2 एस और बी, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड है, ठीक है ना। और नॉन क्या है, आर एल ऑफ बेंच मार्क, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आर H1 डैश H2 डैश ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास नॉन क्या है, आर एल ऑफ बेंच मार्क, मैंने आपको बताया जैसे पिछली बार वाले तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको कर ही नहीं सकते, उससे भी आप इसको कर सकते हो कि भाई आर एल ऑफ पी, आर एल ऑफ क्यू, उससे भी आप इसको ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहां से निकालूंगा क्या, भैया मेरे को डी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि H इसका भी लंब है, लंब यानी परपेंडिकुलर, और H इसका भी लंब है, तो यहां से H देखूंगा, यहां से H देखूंगा तो आएगा D tan अल्फा 1, हाँ जी, अगर इससे मैं H देखता हूं, इससे मैं H देखता हूं तो आएगा D tan अल्फा 1, आधार गुणा में tan थीटा, ठीक है ना। और जब मैं H देखता हूं B वाली पोजीशन से, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास B प्लस D tan अल्फा 2, B प्लस D tan अल्फा 2, ये आ जाएगा हमारे पास। दोनों को इक्वल रख दीजिए तो D आ जाएगा, दोनों को इक्वल रख दीजिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए तो D आ जाएगा, तो D tan अल्फा 1 बराबर B tan अल्फा 2, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस D tan अल्फा 2, तो देखो ये यहां आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, और D कॉमन आ जाएगा, ये इधर आएगा माइनस क्या हो जाएगा, D कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, हाँ जी भैया, पहले तो इसको मल्टीप्लाई किया, H, ये भी H है, ये भी H है, दोनों को बराबर रख दिया, हाँ जी, ऊपर वाला भी H है, ये किससे आया, इससे आया, आधार गुणा में tan अल्फा 1, ये किससे आया, इससे आया, आधार है B प्लस D इंटू में tan अल्फा 2, ठीक है ना। तो मैंने tan अल्फा 2 गुणा किया तो B tan अल्फा 2 प्लस D tan अल्फा 2, दोनों को बराबर रख दिया क्योंकि दोनों H के बराबर हैं, यहां से इसको यहां लाया, माइनस का हो गया, D कॉमन ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया D, ठीक है ना, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो मैं एक बार ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं, तो आपको D आ जाएगा, D आ जाएगा तो फिर H आ ही जाएगा,
ठीक है ना। हाँ जी, डी आ जाएगा तो एच आ ही जाएगा। तो डी क्या आएगा यहां से डी क्या आएगा भैया, ये डी यहां लिख रहा हूं मैं, डी आ गया बी tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, बी tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी। अब डी की वैल्यू रख के तो एच आ ही जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास इक्वेशंस लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, ये आपके पास लिखना चाहो तो लिख दो कि एच आ ही जाएगा। अब भैया ये डी की वैल्यू जैसे इसमें रखोगे या इसमें रखोगे, क्योंकि बी तो पहले से ही पता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा भैया। ठीक है, रफ कर रहा हूं इसको। अब अपन कैसे आर एल ऑफ क्यू बताएंगे, तो देखो बेंचमार्क का आर एल प्लस एस प्लस एच। ठीक है ना, तो अपन कैसे आर एल ऑफ क्यू बताएंगे, इसको रफ कर रहा हूं। आर एल ऑफ क्यू कैसे बताएंगे, आर एल ऑफ क्यू कैसे बताएंगे, आर एल ऑफ क्यू कैसे बताएंगे, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस एस प्लस एच। ठीक है, और अगर आपको इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से बताना है तो ये दूरियां, ये ऊंचाइयां और नापनी पड़ेंगी आपको। ठीक है ना, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से बताना है ना तो आपको ये और नापना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। तो आपको उस केस में आप इससे भी बता सकते हो। अभी तो आपका ये मैंने बताया इस तरीके से। और एच क्या है ये आपको पता लग गया। एच के दो इक्वेशन है, एच की दो इक्वेशन है, किसी एक से निकाल लेना। और डी कैसे आया वो आपको बता दिया, डी कैसे आया वो आपको बता दिया। ठीक है ना, डी कैसे आया वो आपको बता दिया, ये डी की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपका एक केस ए खत्म हो गया, ये आपका एक केस ए खत्म हो गया। ठीक है ना, केस बी करा रहा हूं, फिर इसका केस सी जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर भी आज ही के दिन डल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी आज ही के दिन डल जाएगा, लेकिन ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी सेकंड केस जो है इसका, केस सेकंड का केस बी अभी बात करूंगा थोड़ी देर में, यानी अभी इसको रफ करके। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट डिफरेंट लेवल। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है वो डिफरेंट लेवल पे हैं। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है वो डिफरेंट लेवल पे हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस किस पे हैं, डिफरेंट लेवल पे हैं। इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे हैं। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो है डिफरेंट लेवल पर हैं। हाँ जी, डिफरेंट लेवल्स पर हैं, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस जो हैं डिफरेंट लेवल्स पर हैं। तो देखिए इसमें आपका दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट स्टेशन हो, नियरेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है ना, वो आपका इंस्ट्रूमेंट एक्सेस उसका ऊपर हो। ठीक है, या फिर जो फारदेस्ट हो या आपका कहें जो अवे हो उसका आपका क्या हो, ऊंचा, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस ऊंचा हो। तो मैं दोनों केस बता रहा हूं। ठीक है ना, ये अभी केस 2 का केस बी चल रहा है, केस 2 में केस बी चल रहा है, ये केस 2 में केस बी चल रहा है ये। ठीक है, तो इसमें पहले बात कर लेता हूं मैं। अब अभी तक तो आपका क्या था, अभी तक के केस में तो आपका क्या था कि भैया दोनों जो थे सेम हाइट पर आपका क्या जा रहा था, एक्सेस जा रहा था। अब जो है अलग अलग पर है। ठीक है ना, अब केस जो है वो अलग अलग पर है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ये एक केस में तो मैं इसको डाउन कर रहा हूं, एक केस में मैं इसको डाउन कर दूंगा, तो दोनों अलग अलग केस अपन देखेंगे। ठीक है ना, ये ए पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका पी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका आर पॉइंट अभी बात की थी इसकी अपन ने, ये अपना बी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ऊंचाई में डिफरेंस जो है एस ले रहे हैं, ये आपका बिल्कुल वही जैसे अभी किया था। ये आपका एंगल अल्फा 1, और ये आपका एंगल अल्फा 2। ठीक है ना, ये आपका एंगल अल्फा 1 और ये एंगल हो जाएगा अल्फा 2। ठीक है, अगर इसको आप बैक भी खींच के लाओगे ऐसे तो भी आप ये अल्फा 2 बोल सकते हो, ये मतलब सेम। अल्फा 2 इसको बोल सकते हैं। ये तो आप निकालना चाहो तो मतलब हम निकाल सकते हैं ये डिफरेंस, ये ऊंचाई में अंतर ऐसा है तो वो हम निकाल सकते हैं।
ठीक है ना, इससे भी हम इस वैल्यू को ले सकते हैं, पर मैं जनरलाइज आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, ये आपके पास स्टाफ है, ठीक है ना, स्टाफ है, और ये वाली रीडिंग, ठीक है, ये आपकी S1 हो गई, और ये वाली आपकी स्टाफ रीडिंग हो गई S2, और ये बेंचमार्क है, ठीक है ना, ये बेंचमार्क है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास BR AP α1 α2, और ये डिस्टेंस अभी अभी थोड़ी देर पहले जैसे ली थी B, और ये दूरी हो गई D। हाँ जी, ये दूरी हमारे पास क्या हो गई, D हो गई। थोड़ी देर पहले जैसे बताया था Q, Q डैश, Q डबल डैश, आप लिख दीजिए Q, Q डैश, Q डबल डैश, Q1, वो तो वैसा का वैसा ही, जैसा था वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ये हाइट H2 है और ये हाइट H1 है, ठीक है ना, ये हाइट H2 है और ये हाइट H1 है। ये D दूरी हमारे पास नहीं है, ये B हमारे पास है। तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड क्या क्या है, हमारे पास ऑब्जर्व्ड क्या क्या है, ऑब्जर्व्ड, हाँ जी, हमारे पास ऑब्जर्व्ड क्या क्या है, ऑब्जर्व्ड α1 α2 S1 S2, ठीक है ना, α1 α2 S1 S2 B, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड है। ये हमारे पास क्या है भैया, ऑब्जर्व्ड है। और हमारे पास नॉन क्या क्या है, नॉन क्या क्या है, नॉन, ठीक है ना, नॉन क्या क्या है, ये ले लें RL ऑफ बेंचमार्क, क्या ले लें, RL ऑफ बेंचमार्क, ये हमारे पास नॉन है। अब हम ये कह सकते हैं कि H1 में से H2 घटाओगे, H1 में से H2 घटाओगे, इसी को हमने S कहा है। H1 में से H2 घटाओगे, इसी को हमने S कहा है। तो सेम बात हो गई S2 माइनस S1, H1 में से H2 घटाओ या S2 में से S1 घटाओ, यानी हमारे पास एक तरीके से S तो नॉन हो गया ना भैया, क्योंकि S1 S2 पता है हमें, हाँ जी, S1 S2 हमें पता है, S1 S2 क्या है हमें पता है, S1 S2 पता है, तो हमारे पास S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 यानी S हमें नॉन हो गया। H1 H2 नहीं पता, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि H1 माइनस H2 भी क्या है, S है। तो H1 कितना है भैया, अभी अभी बताया था D tan α1, D tan α1 माइनस B प्लस D tan α2, थोड़ी देर पहले ही बताए हैं ये, बराबर S, हाँ जी, थोड़ी देर पहले ही बताए हैं ये मैंने, ठीक है भैया, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बताए हैं आपको कि भैया ये जो है आधार तो हो जाएगा B प्लस D, ठीक है ना, आधार तो हो जाएगा B प्लस D, और एंगल है α2, तो B प्लस D tan α2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये S हमें पता है कैसे, S2 माइनस S1 से, S हमें नॉन है S2 माइनस S1 से, ठीक है ना, S हमें नॉन है। अब यहां से मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास निकल करके क्या आएगा भैया, यहां से अगर मैं निकालना चाहूं D कैसे आएगा, तो यहां पे देखो D tan α1 माइनस tan α2, भैया देखो ये गुणा करोगे तो B tan α2 और D tan α2 दोनों नेगेटिव आएंगे। यहां से जो माइनस B tan α2 आएगा ना भैया, यहां से एक तो D tan α1 माइनस B tan α2, D tan α2 दोनों नेगेटिव आएंगे, तो उसमें से D कॉमन ले लिया तो आ गया, माइनस B tan α2 को उधर भेज दो, माइनस B tan α2 को उधर भेज दो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा लेफ्ट में लिख रहा हूं, या फिर आप कहें तो एक बार इसको ओपन कर देता हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूं, ठीक है ना। यहां से D कॉमन आ गया, tan α1 माइनस tan α2 हो गया, ठीक है ना। एक बार इसको लिख देता हूं, मैं ऊपर भी लिख दूंगा इसको फिर से, ठीक है, एक बार ऊपर भी लिख दूंगा मैं फिर से, और S प्लस B tan α2 हो जाएगा, ये S प्लस B tan α2 हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए इसको, तो मैं ऊपर से मिटा सकूं, हाँ जी, एक बार देख लीजिए इसको तो मैं ऊपर से मिटा सकूं, ठीक है। ये पूरा डायग्राम आपके सामने है, ऊपर से मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। मैं इस लाइन को फिर से लिख रहा हूं, D tan α1 माइनस tan α2, हाँ जी, इस लाइन को एक बार लिख रहा हूं, और यहां से आ जाएगा S प्लस B, ठीक है ना, अगर किसी को नीचे से ना दिखाई दे रहा हो तो इसीलिए S प्लस B tan α2। तो यहां से D बता सकते हैं क्या, D बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं D, S प्लस B tan α2, S प्लस B tan α2 अपॉन tan α1 माइनस tan α2। बस एक बार B आ गया, D आ गया, हाँ जी, एक बार D आ गया तो अपना सब कुछ निकल के ही आ जाएगा। क्यों भैया, D आते ही आपको पता है H1 भी पता है, हाँ जी, H1 भी पता है और H2 भी पता है, D आते ही H1 भी पता है
और H2 भी पता है, ठीक है ना, क्योंकि B तो ऑलरेडी नॉन था, अल्फा 1 अल्फा 2 भैया पहले से ही पता है, यहां ऑब्जर्व्ड है, तो ये आपके पास आ गया H1 H2। अब एक बार H1 H2 आ गए तो RL ऑफ Q कैसे बताओगे, तो दो तरीके हैं। RL ऑफ Q कैसे बताओगे, तो दो तरीके हैं। RL ऑफ Q बताने के दो तरीके हैं, RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S2 प्लस H2, और RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S1, ये S1 ये है यहां तक, हाँ जी S1 यहां तक है, S1 प्लस H1, तो दोनों तरीके हैं हमारे पास बताने के। ठीक है ना, ये दोनों तरीके हमारे पास बताने के RL ऑफ Q, ठीक है ना, RL ऑफ Q हम इन दोनों तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, तो दोनों आपको मैंने बताए। अब ये तो इसमें तो था इसी केस में ही भाई, इसमें तो हमने क्या रखा, इसको ऊंचा रखा, इसको नीचा कर दिया, लेकिन केस अपोजिट भी तो हो सकता है भैया, केस अपोजिट भी तो हो सकता है, तो अपोजिट केस के लिए भी हमें क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, यानी एक बार हमें पता तो होना चाहिए, ठीक है ना, तो उस पता करने के लिए अपन अपोजिट ले लेते हैं एक बार, ठीक है। इस बार ये उल्टे हो जाएंगे, इस बार ये आपका है S2 और ये है S1, ठीक है ना, और ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा H2, ठीक है। तो कहानी कैसे बदलेगी ये देख लीजिए, कहानी कैसे बदलेगी ये देख लीजिए। तो कहानी देखिए, सबसे पहले बात करें तो देखिए, आप S1 में से S2 घटाएंगे तो वही ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब भी हमारे पास मेजर्ड वही सब हैं जो पहले थे, ठीक है, मेजर्ड वही हैं, क्या क्या, S1 S2 अल्फा 1 अल्फा 2 और ये दूरी B। एक मिनट ये भी बना दूं पूरा, ये दूरी B, ये वाली D अब भी नहीं है हमारे पास, D अब भी नहीं है, और RL ऑफ बेंचमार्क, ठीक है ना, RL ऑफ बेंचमार्क। तो S जो होगा इस बार S1 माइनस S2 होगा, जो कि किसके बराबर होगा, H2 माइनस H1 के, इस बार बराबर होगा H2 माइनस H1 के। भैया S जो है ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, S1 माइनस S2 भी ऐसी है और H2 माइनस H1 भी ऐसी है, तो S तो निकल जाएगा हमारा इससे, और H2 क्या है, H2 है B प्लस डी टेन अल्फा 2, H2 क्या है, B प्लस डी टेन अल्फा 2, और H1 क्या है, D टेन अल्फा 1, जैसा कि अपन ने पिछले केस में भी किया, जैसा कि अपन ने किसमें किया, पिछले केस में भी किया। तो ये हमारे पास B प्लस डी टेन अल्फा 2 और ये आ गया D टेन अल्फा 1, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं S लूं, यानी H2 माइनस H1 लूं, जो कि किसके बराबर है, S के बराबर है, तो आप कहोगे B टेन अल्फा 2 प्लस D टेन अल्फा 2 माइनस D टेन अल्फा 1, ठीक है ना भैया, B टेन अल्फा 2 प्लस D टेन अल्फा 2 माइनस D टेन अल्फा 1 बराबर S। यहां से आप बोल सकते हो हमें क्या चाहिए, D दूरी चाहिए, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, D दूरी चाहिए। चाहे तो आप इसको वहां ले जाओ, ठीक है ना, चाहे तो आप इसको वहां ले जाओ और इस S को यहां घटने ले आओ, या फिर आप यहां D कॉमन ले लो, टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 ये हो गया, और S माइनस B टेन अल्फा 1 ये हो गया। जैसे भी करना चाहो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है ये, ठीक है ना, जैसे भी करना चाहो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कर सकते हो कि भाई D टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 ये हो गया, ये वहां गया माइनस का हो गया, ठीक है, ऊपर से रफ कर रहा हूं मैं,
ठीक है, ऊपर से रफ कर रहा हूं मैं इसको। तो डी कितना आएगा मेरे पास, डी एस माइनस बी टेन अल्फा 1। भैया देखो बुक्स जो है ना, बुक्स अपने हिसाब से इसको और सजाती धजाती है। अब जैसे कोई कहे कि सर मैं माइनस कॉमन लेके बी टेन अल्फा 1 माइनस एस कर दूं और या नीचे टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा 2 कर दूं, कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डी आ जाएगा, डी आ गया तो H1 भी आ जाएगा और H2 भी आ जाएगा, अभी अभी बताया था, H1 भी आ जाएगा और H2 भी आ जाएगा। और जब H1 और H2 आ जाएगा तो आप RL ऑफ Q भी बता दोगे। कैसे RL ऑफ Q कैसे बताओगे, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S2 प्लस H2, ठीक है ना। और इसी तरीके से RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S1 प्लस H1, तो आप ये दोनों तरीके से बता सकते हो। ठीक है, ये आप इस तरीके से बता सकते हो इसको, ठीक है। ये अपने पास अगला केस और सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये आपके पास मैंने अगला केस और बता दिया है, ठीक है ना। किसके अंदर, ये केस बी में ही है, ये अलग से नहीं है, ये अलग से नहीं है, ये केस बी में ही है। पहले वाले में आपने क्या करा था, पहले वाले में आपने क्या करा था, इसको नीचा रखा था, इसको ऊंचा करा था। इस वाले में आपने क्या करा, इसको ऊंचा कर दिया, इसको नीचा कर दिया। तो ये उसी में ही है, ये अलग से नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ। ये अभी एक लेक्चर यहीं तक ही आपको बता रहा हूं, इसका अगला लेक्चर जो डालूंगा, ठीक है ना, इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है ना, इसको मैंने पूरा 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। जो इसलिए भी कि जो डिप्लोमा वाले हैं वो पहला और दूसरा भाग देख लेंगे तो उनका काम चल जाएगा, और तीसरा भाग, पहला दूसरा भाग कंपटीशन के लिए तो है ही, तीसरा भाग सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से है या बीटेक के हिसाब से है, ठीक है। तो अपन यहां पर अभी का लेक्चर ऑफ कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर इसके बाद